चलिए मैम, अब आपकी उपलब्धियों पर बात करें कि आप बहुत अच्छे से समर्पण भाव से लगी रहीं और जैसे जैसे उपलब्धियां आपको मिलती रहीं, कैसा आपको लगता रहा, उन्हीं की बात करेंगे। हाँ, बहुत समय पर ईश्वर ने बहुत सी बड़ी उपलब्धियां भी दी, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से गोल्ड मेडल लिया। संगीत प्रवीण की मैंने शिक्षा ली। मैं 2 विषय में मास्टर्स भी हूँ। इवन कथक के साथ साथ तबले में भी मैंने मास्टर्स किया, वहाँ भी गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से मिल गया। तो मेहनत से अपना काम किया, ये नहीं सोचा था कि हाँ यहाँ से मुझे ये उपलब्धि मिलेगी, किंतु वो समय समय पर अपने आप होता गया। फिर देश विदेश में कार्यक्रम हुए, स्पीक मैक्सिक से जुड़े, तमाम संस्थाओं से जुड़े, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस नई दिल्ली से मुझे विदेश भेजा गया। 1 महीने का यूरोप पूरा टूर किया, जहाँ पे हर देश में हर दिन अलग अलग शहरों में कार्यक्रम होते रहे। फिर उसके बाद अभी 2 वर्ष पूर्व भी साउथ कोरिया जाने का मौका मिला, जहां साउथ कोरिया में भी भारत के शास्त्रीय नृत्य की खुशबू फैलाने का मौका मिला। दिल्ली दूरदर्शन से भी भारत सरकार द्वारा मुझे A ग्रेड की उपाधि मिली। अन्य इस तरह की कई उपलब्धियां हैं जो चलती रहीं। सुरसिंगार संसद मुंबई से श्रृंगारमणि की उपाधि मिली, जो बहुत ही रेयर है। वो एक ऐसा अवार्ड है जैसा कि हम इसके बाद शायद पद्मश्री की ओर ही जाते हैं। सो कुछ इस तरह के अवार्ड्स और अच्छी उपलब्धियां मेरे जीवन में रही। ये सभी मेरी वजह से मुझे नहीं लगता है कि शायद मेरे गुरुओं का मुझ पर आशीर्वाद रहा और ईश्वर की कृपा से मिल सकी। मैम बिल्कुल, ये है कि वास्तव में आप उस लायक हैं और बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले भी बात हुई कि कला चुनती है, तो कला ने वास्तव में आपको चुना है और आपने उस चयन को कला के बहुत बखूबी निभाया है, पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। तो मैम इसी सफ़र में आपको लगा कि एक संगीतायन संस्था आपकी है, तो उसके बारे में बताएं तो कि कैसे उसका बीजारोपण हुआ। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है। लगभग 23 वर्ष हो गए हैं मुझे हायर एजुकेशन में, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को कथक नृत्य सिखाते हुए। यूँ तो शायद 9th क्लास से एक सिखाने का क्रम भी मेरा साथ ही शुरू हो गया था। सिखाना मेरा हमेशा से पैशन रहा है। फिर 2004 में जब बनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कथक नृत्य मुझे चुना गया, तो वहाँ पर देश की महिलाओं के साथ कार्य करने का मौका मिला और देश की वो क्रीम बच्चियाँ थीं जिन्हें मैंने कथक सिखाया। आप जिसमें देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पुत्री अरुषि निशंक ने मुझसे और तमाम बहुत से बच्चों ने कथक सीखा। सो 9 वर्ष तक वो क्रम रहा। फिर उसके बाद मेरठ आना हुआ और सुभारती विश्वविद्यालय ने ऐसा समझा कि यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग और नृत्य, गायन, वादन आदि की शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मेरे द्वारा सिलेबस डिज़ाइन होकर के और कार्य किया गया, यानी क्रियान्वयन हुआ। तो 2013 में विभाग शुरू हुआ। अब बात ये थी कि इतने वर्ष हो गए बड़े बच्चों को सिखाते हुए। बड़े बच्चे वो हैं जो कथक नृत्य में, गायन में, वादन में करियर लेंगे, वो सिर्फ मुट्ठी भर कलाकार होते हैं। लेकिन आज की अवस्था देखते हुए हमारे देश की, जो पाश्चात्य नृत्य की ओर हमारे बच्चे बढ़े चले जा रहे हैं, तब मैंने सोचा कि एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए कि जहाँ छोटे बच्चे कथक नृत्य सीखने आ सकें, गायन की शिक्षा ले सकें। तो यहीं 2015 में मेरे अपने संस्थान संगीतायन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना हुई और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 10 सालों में मुझे लगता है कि सैकड़ों बच्चे वहाँ से कथक की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं। और पैशन ये कि छोटे बच्चे जहाँ से उनमें संगीत का रोपण हो, संगीत का बीज उनके संस्कार में डाला जाए, उनके व्यक्तित्व में डाला जाए, वहाँ से हमने ग्रास रूट पर काम किया। 5 वर्ष की आयु से अधिक बच्चों को हमने लेना शुरू किया और उसमें हमने बच्चों की विधिवत शिक्षा प्रारंभ की। और उस विधिवत शिक्षा का जो फ्रूटफुल रिजल्ट जो रहता है कि एक तो बच्चे बहुत लंबे समय तक कथक सीख पाते हैं। जैसे कि 5 वर्ष की आयु से शुरू हुआ तो 11-12 वर्ष तक वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरफ होने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ तक बच्चे में अब वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट न भी बने, माना कोई और करियर चुने, तब भी
संगीत और नृत्य ऐसा विषय है कि उसे सारी जिंदगी उसको बहुत हैप्पीनेस देगा। जैसे अब एक कुछ पॉइंट्स मैं उस पर बताती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे कि बच्चे ने कथक नृत्य सीखना शुरू किया तो सबसे पहले वो लय में आना शुरू करेगा। लय वो होती है जैसे कि आप मिलिट्री के पद संचालन में देखते हैं कैसे एक साथ चलते हैं। तो जब बच्चे को उस लय में रहने की आदत हो जाती है तो वो बहुत डिसिप्लिन में आ जाता है। बहुत छोटी सी बात, अगर उसके सामने कोई चीज़ सीधी ना होकर के टेढ़ी रखी है, उल्टी रखी है, तो बच्चे की आदत में आ जाएगा कि उसे सीधा ही रखना है। ये डिसिप्लिन की बात है। दूसरी बात, उसके सभी अंग प्रॉपर काम करने लगते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज होती है, शरीर से पसीना निकलता है तो उनके रोम रोम खिल उठता है। उसके बाद में नृत्य करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है। पैरों के नीचे जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल साइंटिफिक वे से बनाए गए हैं। जब हम एक मुद्रा यानी ये अराल की मुद्रा करते हैं, हम सभी जानते हैं कि योग में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, किंतु सबसे पहले कथक नृत्य में खड़े होने की स्थिति ही ये है। यानी हम कुछ भी कर आएंगे लेकिन हम वापस आकर इसी जेस्चर पर आएंगे। और ये आज से नहीं रखी गई है, ये 5000 वर्ष पूर्व जब नाट्य शास्त्र लिखा गया था, नाट्य शास्त्र में इन मुद्राओं का विवेचन डिटेल से किया गया है। तो अब उस बच्चे के ग्रोइंग पीरियड में जब ये जुड़ता है, दूसरी खास बात यह है भारतीय नृत्यों की, जितना हम राइट हैंड पर काम करते, जनरली हम आम तौर पर हम सभी का राइट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कथक नृत्यांगनाओं का या किसी भी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगनाओं का जितना राइट स्ट्रांग होगा उतना ही लेफ्ट स्ट्रांग होगा। इसलिए क्योंकि हम जितना पोर्शन राइट से करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से हम लेफ्ट से करेंगे। सो यहाँ हमारा लेफ्ट ब्रेन भी उतना एक्टिव होता है, बिकॉज कंटिन्यूसली हम रिदम के साथ राइट पोर्शन पर भी काम कर रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन पर भी काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोइंग पीरियड में बच्चे के बहुत अच्छा काम करता है। अब वो प्रोफेशनल ले या ना ले, लेकिन फिजिक्स भी है, साइकोलॉजी भी, सब कुछ है। जब भी कभी वो आगे स्ट्रेस में होगा, पहले तो स्ट्रेस में आएगा ही नहीं, जब भी कभी होगा तो आधा घंटा भी अगर घुंघरू पहन कर नृत्य कर लेगा तो उसके दुनिया भर की चिंता बाहर हो जाएगी। बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, रास्ते उन्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, मुझे इस रास्ते पर जाना है या इस पर जाना है। सो नृत्य केवल ठुमकने नाचने इसी के लिए नहीं है। उसके बाद जब महिलाओं के साथ तो और बहुत सब चीज़ें हैं, उनकी शादी हो जाती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उनको कैसे मैनेज करके निकलना है, मैनेजमेंट चीज़ भी बहुत अच्छा तरीके से यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि महिलाएं यही कहती हैं कि अरे कैसे, मतलब भाई सिंपल सी बात है, भारतीय संस्कृति में है तो एक उम्र के बाद शादी हो जाना लाजमी है। शादी हो गया उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन आप ये देखिए आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, आपकी भी शादी हुई है, परिवार है और वही उसी धारा से निकली हैं, तो कैसे आपने मैनेज किया उस चीज़ को। इसमें फिजिक्स भी है, साइकोलॉजी है, साइंस है। और पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल ये ना सोचें कि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, गलत चीज़ में जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अब तो जैसे आजकल डिप्रेशन की वजह से पेरेंट्स काउंसलर्स के पास जाते हैं, तो काउंसलर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मैम ने इतना सब बताया है, एक्यूप्रेशर है और कंसंट्रेशन है जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले खड़े होने की मुद्रा जो है ये ध्यान की ही मुद्रा है, यानी हम सबसे पहले आत्म केंद्रित हो जाते हैं जब भी हम पहले। और किशोरावस्था में मैम इतना ज़्यादा आवश्यक है ये ध्यान केंद्र होना, डेडिकेशन होना। तो वही महिलाओं के लिए बड़ी बात ये है कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जहाँ भागे जा रहे हैं, जहाँ इतना उछल कूद है, भागा दौड़ है, कहीं रुकने की स्थिति नहीं है, वहीं शास्त्रीय नृत्य और ये भी तय है मैम पाश्चात्य में डेफिनेटली हम इतनी सारी चीजें नहीं है, एक क्षणिक आनंद हो सकता है, क्षणिक आनंद है, लेकिन जितने सब आपने बताया कि उसके अंदर समाहित है, वो समाहित होना चीजों का वो समावेश मुझे वहां पर कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, जो मुझे लगता है। और आप भी उसको सहमति बिल्कुल दे रही हैं। बिल्कुल। तो मैम महिलाओं को थोड़ा आप बताएं तो संदेश जाए कि कैसे मैनेज करना और कैसे बढ़ना है अपनी चीजों के साथ। देखिए, अब जब बचपन से हमने नहीं किया है तब आज हम ये कर सकते हैं कि कहीं भी आपके आसपास क्लास है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर एक तो कथक नृत्य की या किसी भी लोक नृत्य की कर लें।
आप अब आ करके इस समय आकर के, यानी जिन महिलाओं की एज अगर 40 हो गई है, वो शास्त्रीय की तरफ नहीं जाना चाहती तो वो लोक की तरफ जाएं। हमारे लोक नृत्य, लोकगीत इतने सुंदर हैं। आप देखिए कि पहले क्या माध्यम होता था, कुछ होता था, सिर्फ एक रेडियो होता था, या उससे भी पूर्व गांव में अगर वो भी सिग्नल नहीं आए तो क्या करते थे, रोज रात को दिन भर थकने के बाद एक चौपाल होती थी और उसमें सब गाते बजाते थे। और गाने बजाने में क्या होता था कि छोटी छोटी बातें मजाक के रूप में संगीत के द्वारा आदान प्रदान की जाती थी। जैसे आपने फिल्मों में भी 2-3 सॉन्ग सुने होंगे। आपने सॉन्ग सुना है तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली और सासू बता तूने ये क्या किया। अब कहने को ऐसा प्रश्न क्यों है, ये क्या मजाक की बात है ना? लेकिन यही तो हैप्पीनेस देता है कि हाँ, आपने एक बात की तो 4 महिलाएं या 10 महिलाएं जो भी बैठी उनमें, उनके मन में कुछ कुछ विचार फूटे, फिर उन्होंने जवाब के तौर पर कुछ कहा, है ना? उन्होंने बातचीत में एक चुटकी भी ली कि क्या सासू तूने क्या किया। ऐसे न जाने कितने लोकगीत हैं, और तो हमारे संस्कार के भी लोकगीत हैं। शास्त्रीय की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा लोक की तरफ बढ़िए। और आज तो हमारे पास बहुत सशक्त माध्यम सोशल मीडिया है। आप किसी भी एक विधा को, किसी भी, हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें, हम राजस्थान के लोक नृत्य देखें, कालबेलिया, घूमर, तमाम लोक नृत्य सिर्फ और सिर्फ हमें खुशी देने के लिए हैं, आत्मिक आनंद देने के लिए हैं, दिमागी सुकून देने के लिए हैं। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी युवा वर्ग है, युवा वर्ग के कंधों पर, कहते हैं ना, राष्ट्र जो देखा जाएगा वो बच्चों की तरफ देखा जाएगा। और तमाम डिबेट्स हो रही हैं कि जो युवा वर्ग है वो गलत जा रहा है, जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर बहुत ही फूहड़ चीज़ें परोसी जा रही हैं और भटक गया है जो हमारा युवा है। तो ऐसे में ये शास्त्रीय संगीत होना, अब ये नहीं कह रहे हैं कि इसको प्रोफेशन बनाएं, सभी लोग जो है कथक में आ जाएं, लेकिन ये है कि भाई उन्हें आनंद के लिए वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, हर कोई फ़ोन में लगा हुआ है, तो कम से कम अपनी संस्कृति की तरफ जाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर उस पेरेंट की बनती है जो पाश्चात्य सभ्यता के पीछे खुद भी पहले भाग रहे हैं। आज पेरेंट्स पसंद करते हैं कि हमारा बच्चा अगर छोटे कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न डांस करे, दैट मीन्स वो मॉडर्न है। वो हमारी पुरानी परंपराओं के साथ मॉडर्न क्यों नहीं है? वो मॉडर्न सोच खुशी को वहां जोड़ लिया। हाँ, कि खुशी वहां से आएगी, खुशी वहां से आएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुशी को खोजा ही नहीं, अपने रूट्स। एक समय मुझे आकर के कभी कभी ऐसा भी लगता है, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपने लोगों को, अपने यंग बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को विदेश भेजा करेंगे संगीत और नृत्य सीखने, अगर हम इसको फॉलो करके अपने बच्चों को आज से सिखाना शुरू नहीं करेंगे। यूँ तो काफ़ी पेरेंट्स शायद अवेयर भी हुए हैं। तो मैम जैसे आप रही, आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, आपके ये तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी जैसे खुद आप गुरु की भूमिका में आ गई हैं और कितनी भावना ग्रोवर आपको दिखाई देती हैं। वही मेरा प्रश्न था कि जब आप बच्चों में रहती हैं, यहाँ कैंपस में रहती हैं, आगे रहती हैं, तो उसका भविष्य आपको क्या दिखता है कि क्या आजकल आप देख रही हैं? मुझे तो लगभग, मैंने बताया जैसा कि 23 साल हो गए हैं सिखाते, और मेरे हर बच्चे में मैं भावना ग्रोवर ही देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सभी को उस तरफ बढ़ाना है, ताकि वो मुझे याद रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी वो उस हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे, जब भी उन्हें वो थकान में होंगे, जब भी वो स्ट्रेस में होंगे, और अपने नृत्य से, अपने संगीत से जब वो हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस आ जाती है, वो उन्हें पता है कि हमने आधा घंटा अगर अब घुंघरू बांध के, या आधा घंटा हमने अपने मन का संगीत सुन लिया, उस पर नृत्य कर लिया, तो हम सारी परेशानियों से उतनी देर बाहर हो जाएंगे। और उतनी देर बाहर ही नहीं होना होता है, उससे अगले दिन भी हम फ्रेश मूड से काम कर पाते हैं, जब हम पहले दिन 1-2 घंटा हैप्पीनेस के लिए वो जोड़ लेता है कि चलें, नेक्स्ट डे के लिए एक ट्रीटमेंट और एक दवाई के जैसे है कि आज जैसे कहते हैं ना कि हमने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो फिर वो आगे आने वाले कुछ समय तक काम करेगा। नृत्य उसी तरह से भी काम करता है। तो आप देख पा रही हैं